Hello, everybody. Welcome to your favorite channel for NEET Biology Preparation the Bio World. Ladies and gentlemen, हम लोग नया यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं. यूनिट का नाम होगा यूनिट नंबर 8 और इस यूनिट नंबर 8 में वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट चैप्टर और चैप्टर का नाम है हेल्थ एंड डिजीज. और इस पर्टिकुलर चैप्टर में जो टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं और उस टॉपिक का नाम आप थंबनेल में ऑलरेडी पढ़ रहे हैं यहाँ पे, दैट इज कॉल्ड एज इम्यूनिटी. इम्यूनिटी दो टाइप की होती है बच्चों. इम्यूनिटी का मतलब क्या होता है? सबसे पहले आप ये समझ लीजिए, इम्यूनिटी का मतलब होता है प्रोटेक्शन. तो जैसा कि आपको पता है कि हमारी बॉडी बहुत सारे फॉरेन एजेंट से एक्सपोज होती है. बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, वायरसेस होते हैं, फॉरेन केमिकल्स होते हैं जो हमारे सराउंडिंग में उनके साथ हम रहते हैं. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यस, फंगाई होते हैं. सो वी ऑलवेज लिव, हम उनके साथ में रहते हैं. तो इसके बहुत सारे चांसेस होते हैं कि ये जो माइक्रो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है ये हमारे बॉडी में आते हैं. थ्रू द कंटेमिनेटेड फूड आ सकते हैं, थ्रू द कंटेमिनेटेड वाटर आ सकते हैं, या किसी भी तरीके से रेस्पिरेशन के थ्रू आ सकते हैं. यस सर. सो हमारी बॉडी एक्सपोज होती है फॉरेन एजेंट से. अब सभी के अगेंस्ट सभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के आने से हम बीमार नहीं पड़ जाते हैं. मतलब ऐसा नहीं है कि आपने एक दिन बाहर का पानी पिया या आपने एक दिन बाहर का खाना खाया और आप इमीडिएटली बीमार हो गए. ऐसा मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा नहीं पाया जाता है. यस सर, इज दैट क्लियर? अनलेस अनटिल आपकी बॉडी बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव हो गई है, ससेप्टेबल हो गई है, कमजोर हो गई है, वीक हो गई है, इन दैट केस ऐसा पॉसिबल है. ठीक है. सो हमारी जो बॉडी होती है वो हर एक पैथोजन के द्वारा एक्सपोज होने से बीमार नहीं होती है. ऐसा क्यों होता है बच्चों? इसका रीजन होता है इम्यून सिस्टम. इसका रीजन होता है इम्यूनिटी. सो व्हाट एग्जैक्टली इज द इम्यूनिटी? इम्यूनिटी हमारी बॉडी का रिस्पॉन्स है, हमारी बॉडी की एबिलिटी है, एबिलिटी ऑफ आवर बॉडी टू फाइट विद द फॉरेन एजेंट एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम एनी काइंड ऑफ डिजीज इज कॉल्ड एज इम्यूनिटी. तो इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम लोग सीखने वाले हैं इम्यूनिटी के बारे में. इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग इम्यूनिटी के बारे में सीखने वाले हैं. जब भी मैं इम्यूनिटी के बारे में बात करता हूं तो इम्यूनिटी जो होती है वो दो टाइप की इम्यूनिटी होती है. एक होता है इनेट इम्यूनिटी और दूसरा होता है एक्वायर्ड इम्यूनिटी. इनेट इम्यूनिटी एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी. इनेट इम्यूनिटी वो इम्यूनिटी होता है जो जन्मजात हमारे बॉडी में प्रेजेंट है, बचपन से हमारे बॉडी में प्रेजेंट है. और एक्वायर्ड इम्यूनिटी वो इम्यूनिटी होता है जो हमारी बॉडी एक्वायर्ड करती है ड्यूरिंग द लाइफ. ये हमें प्रेजेंट होता है बट ये डेवलप करना पड़ता है. सो दो टाइप की इम्यूनिटी होती है, इनेट इम्यूनिटी एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी. और आज के लेक्चर में वीडियो नंबर 1 में इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इनेट इम्यूनिटी के बारे में. तो चलो हम लोग अपने स्क्रीन पे जाते हैं और इसको सीखने की कोशिश करते हैं. तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि एग्जैक्टली में इम्यूनिटी होता क्या है. इम्यूनिटी का मतलब ये होता है कि हमारी बॉडी की एबिलिटी. यस सर. तो हम लोग पहले डेफिनेशन, फर्स्ट पॉइंट लिखते हैं डेफिनेशन. व्हाट इज इम्यूनिटी? सो इट इज द एबिलिटी ऑफ बॉडी, इट इज द एबिलिटी ऑफ बॉडी टू फाइट, टू फाइट against any foreign agent, any foreign agents, any foreign agents like bacteria, viruses, any kind of toxic chemical, etc. Ability of body to fight against any foreign agent like bacteria, viruses, toxic, etc. which enter in our body. Which enter in our body. मतलब जो हमारे बॉडी में एंटर करते हैं. ये सबसे पहला पॉइंट है. दिस इज कॉल्ड एज अ डेफिनेशन. अब ये जो इम्यूनिटी होती है, अगर आपने इम्यूनिटी एक्वायर कर ली तो आप में एक प्रॉपर्टी आ जाती है जिसको हम बोलते हैं डिजीज रेजिस्टेंस. तो इम्यूनिटी के जगह अगर आपको
इम्यूनिटी के लिए और कोई वर्ड यूज करना है तो आप यूज कर सकते हैं डिजीज रेजिस्टेंस। मतलब आपके अंदर कोई भी पैथोजन आएगा लेकिन आपकी बॉडी उनसे क्या कर सकती है, फाइट कर सकती है और आपको बीमार नहीं होने देगी। इसलिए हम इम्यूनिटी को बोलते हैं डिजीज रेजिस्टेंस। ओके, देन थर्ड पॉइंट ये है कि अगर कोई भी पैथोजन आता है और आपकी बीमारी, आपकी बॉडी बीमार हो जाती है, आपकी बॉडी को डिजीज हो जाता है, तो इस प्रॉपर्टी को ससेप्टिबल बोलते हैं, ससेप्टिबिलिटी बोलते हैं, ससेप्टिबिलिटी। व्हाट डू यू मीन बाय ससेप्टिबिलिटी? ससेप्टिबिलिटी का मतलब होता है वीक होना। अगर आपकी बॉडी वीक है, वीकनेस ऑफ द बॉडी को हम ससेप्टिबिलिटी बोलते हैं। अगर कोई भी ससेप्टिबल है, इसका मतलब क्या होता है? अगर कोई भी ससेप्टिबल है, इसका मतलब ये होता है कि उसका जो इम्यून सिस्टम होगा वो कमजोर होगा, वो वीक होगा। मतलब अगर कोई भी सिंपल पैथोजन भी आ गया बॉडी में तो वो बीमार हो सकता है। दैट इज कॉल्ड ससेप्टिबिलिटी। यस सर, वीकनेस ऑफ बॉडी, वीकनेस ऑफ बॉडी या वीकनेस ऑफ इम्यून सिस्टम। जैसे आपके बॉडी में बहुत सारे सिस्टम होते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, वैसे ही इम्यून सिस्टम भी पाया जाता है। सो वीकनेस ऑफ बॉडी और इम्यून सिस्टम इज नथिंग बट द ससेप्टिबिलिटी। तो मेरे ख्याल से फर्स्ट पॉइंट में हमने डेफिनेशन डिस्कस किया। आई थिंक कॉन्सेप्ट क्लियर है। आपकी बॉडी फाइट करती है फॉरेन एजेंट को, इसी को हम इम्यूनिटी बोलते हैं। आपको इससे डिजीज नहीं हो पाता है, आप डिजीज को रजिस्ट कर सकते हो, इसको डिजीज रेजिस्टेंस भी कहते हैं। ससेप्टिबिलिटी का मतलब होता है वीकनेस ऑफ बॉडी और वीकनेस ऑफ इम्यून सिस्टम। आई थिंक दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी क्लियर, है ना। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी। ऐसा बोला जाता है कि देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी, मेनली टू टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी जो आपके बॉडी में पाई जाती है। ऐसी इम्यूनिटी जो आपके बॉडी में जन्म से पाई जाती है और ऐसी इम्यूनिटी जो आप अपने लाइफ में पैदा होने के बाद एक्वायर्ड करते हैं। सो मेनली टू टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी इज गोइंग टू बी प्रेजेंट, इम्यूनिटी इज गोइंग टू बी प्रेजेंट। एक जो इम्यूनिटी होती है उसको हम बोलते हैं हमेशा इनेट इम्यूनिटी, इनेट इम्यूनिटी। और ये जो इनेट इम्यूनिटी है इसको हम हमेशा नेचुरल इम्यूनिटी भी बोलते हैं। वी कॉल इट एज अ नेचुरल इम्यूनिटी, नेचुरल इम्यूनिटी। और इसी नेचुरल इम्यूनिटी को हम नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी भी बोलते हैं। सो वी कैन कॉल इट एज अ नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी। आपको नाम समझ में आया सभी के, है ना। हम इसको इनेट बोलते हैं, हम इसको नेचुरल बोलते हैं, हम इसको नॉन स्पेसिफिक बोलते हैं। तो इसके बारे में हम जरूर बात करेंगे अभी थोड़ी देर में। लेकिन फिलहाल आपको ये समझना है कि दूसरी टाइप की इम्यूनिटी को हम क्या कहते हैं। दूसरी टाइप की इम्यूनिटी को हम बोलते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी। सो दिस इज कॉल्ड एक्वायर्ड इम्यूनिटी, वी कैन कॉल इट एज एक्वायर्ड इम्यूनिटी। और इस एक्वायर्ड इम्यूनिटी को हम स्पेसिफिक इम्यूनिटी भी बोलते हैं। सो वी कैन कॉल इट एज अ स्पेसिफिक इम्यूनिटी। और इस स्पेसिफिक इम्यूनिटी को हम एडेप्टिव इम्यूनिटी भी बोल सकते हैं। सो इसके लिए नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है एडेप्टिव इम्यूनिटी। मेरे ख्याल से आपको पॉइंट क्लियर है। अब हम इनके बीच में डिफरेंस को पढ़ने की कोशिश करते हैं, तो उस वजह से आपको ये पॉइंट और भी ज्यादा क्लियर होगा। तो इनेट इम्यूनिटी का पॉइंट क्या है, इनेट इम्यूनिटी का पॉइंट क्या है और एक्वायर्ड का पॉइंट क्या है। इनेट इम्यूनिटी वो इम्यूनिटी होती है जो जन्मजात होती है, इट इज इनहेरिटेड इम्यूनिटी। ये आपको आपके मापा से मिलती है। मापा का मतलब होता है मम्मी एंड पापा। यस सर। सो it is present from the birth, that will be first point. So it is going to be present from birth, ये जन्म से प्रेजेंट होती है, ये इसका पहला पॉइंट है। यस सर। इट इज
इनहेरिटेड इम्यूनिटी फ्रॉम द पेरेंट्स, इनहेरिटेड इम्यूनिटी है, या ये इनहेरिटेड बाय ऐसे लिखते हैं हम लोग, दैट विल बी मोर नाइस। इट इज इनहेरिटेड बाय पेरेंट्स, मापा मतलब पेरेंट्स, मम्मी एंड पापा के द्वारा ये इनहेरिटेड होते हैं। इज दैट सो? ये जो इम्यूनिटी होती है ये इनेट होती है, जन्म से प्रेजेंट होती है, फ्रॉम बर्थ। ये नेचुरली आपके बॉडी में प्रेजेंट होती है, इसको कोई क्रिएट नहीं कर सकता है। जैसे आपके बॉडी में स्किन है तो ये नेचुरली प्रेजेंट है। क्या आपके स्टमक में एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये नेचुरली आपके बॉडी में प्रेजेंट है। क्या आपके बॉडी में WBC प्रेजेंट है? तो सभी के बॉडी में WBC प्रेजेंट है। तो ये जन्म से प्रेजेंट है ना, ऐसा तो नहीं है ना कि जब आप 18 साल के हो गए तो आपने WBC लिया, आपके बॉडी में WBC आ गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पक्का? इसको हम नॉन स्पेसिफिक बोलते हैं। नॉन स्पेसिफिक क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये सभी के पास है, यूनिक नहीं है इसमें कुछ। स्किन सबके पास है कि नहीं? है। स्किन के ऊपर हेयर सबके पास है कि नहीं? है। अपना जो बॉडी का जो हेयर होता है स्किन का, वो केराटिन से बना होता है। तो सभी के बॉडी का जो हेयर होता है वो केराटिन से बना होता है कि नहीं बना होता है? बोलो हाँ, बना होता है। तो ये जो केराटिन है इसको कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म डाइजेस्ट नहीं कर सकता है। कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर आपके स्टमक में आएगा तो मारा जाएगा, लेकिन वो मेरे स्टमक में भी आएगा तो भी मारा जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। आप समझ पा रहे हैं? यस सर। सो आई थिंक दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी वेरी क्लियर। ये इनेट है, इसको नेचुरल बोलते हैं। ये नॉन स्पेसिफिक है, ये आपके पास जन्मजात से प्रेजेंट है। और ये इनहेरिटेड है, ये आपको आपके पेरेंट्स से मिलता है। आई थिंक दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी वेरी क्लियर। अब ये जो इनेट इम्यूनिटी है इसके टाइप होते हैं, जो हम लोग नेक्स्ट पेज पे जरूर सीखेंगे। फिलहाल हम लोग सीखते हैं कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होती है। इट इज एक्वायर्ड आफ्टर द बर्थ। अरे जिसका नाम ही है एक्वायर्ड, तो वो आपको मिलती नहीं है, आपको लानी पड़ती है, आपको डेवलप करनी होती है। डू यू अंडरस्टैंड दिस? कैसे डेवलप होती है? जैसे जिन लोगों को पिछले 2 लॉकडाउन में कोविड हुआ था और वो कोरोना होने के बाद वो ठीक हुए, तो ये इम्यूनिटी उस बंदे ने एक्वायर्ड की है। डू यू अंडरस्टैंड? अगर कोई भी बंदा है जिसको 2 साल में कोविड हुआ नहीं, तो उसके पास कोरोना वायरस के अगेंस्ट कोई भी इम्यूनिटी नहीं रहेगी, लेकिन वो लड़ सकता है डिपेंडिंग अपॉन उसका इम्यून सिस्टम कैसा है। तो एक्वायर्ड का मतलब क्या होता है? एक्वायर्ड का मतलब आपने एक्वायर किया, ये आपके पास जन्म से प्रेजेंट नहीं थी। आपने जन्म लिया और आपने अलग अलग जगह का वड़ा पाव खाया, अलग अलग जगह के वड़ा पाव में अलग अलग चटनी थी, अलग अलग चटनी में अलग अलग बैक्टीरिया थे। तो किसी ने वड़ा पाव अलग जगह का खाया तो उस चटनी में जो बैक्टीरिया थे उसके अगेंस्ट इम्यूनिटी एक्वायर कर ली। लेकिन मैंने कहीं का वड़ा पाव नहीं खाया, तो उस वड़ा पाव के अंदर जो पैथोजन है या जो बैक्टीरिया है उसके अगेंस्ट मेरे बॉडी में कोई भी इम्यून सिस्टम या प्रोटेक्शन नहीं रहेगा। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब आप समझते हैं? एक्वायर्ड मतलब आप अपनी बॉडी को जितना एक्सपोज करोगे, यस सर, अपनी बॉडी को आप जितना एक्सपोज करोगे, ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी उतनी तेजी से रॉकेट की तरह बढ़ती है। डू यू अंडरस्टैंड? जैसे रॉकेट ऊपर जाता है ना, ये इम्यूनिटी भी ऊपर जाती है, डेवलप होती है। आप जिंदगी में कितना एक्वायर करना चाहते हैं? जितना चाहो उतना एक्वायर कर सकते हो। लेकिन जब हम किसी भी चीज को एक्वायर करते हैं तो उसका कोई तो बेस होना चाहिए। जैसे अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे तो इम्यूनिटी को एक्वायर्ड कर सकते हैं। अगर आप अपना डाइट बराबर रखेंगे तो आप इम्यूनिटी को एक्वायर कर सकते हैं। अगर आप बाहर की फूड को थोड़ा कम खाएंगे तो आप इसको एक्वायर्ड कर सकते हैं। डू यू अंडरस्टैंड? क्योंकि आपका सिस्टम अगर मजबूत रहेगा तो आप एक्वायर कर सकते हैं। और ये स्पेसिफिक होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं एक्स जगह का और वाई जगह का वड़ा पाव खा रहा हूं, तो मुझे एक्स जगह और वाई जगह के वड़ा पाव में चटनी में जो बैक्टीरिया है मुझे उसके अगेंस्ट प्रोटेक्शन मिल जाएगा। लेकिन जेड जगह है, यहाँ का मैंने वड़ा पाव नहीं खाया है,
और यहाँ पे अगेंस्ट जो चटनी के अंदर जो बैक्टीरिया है उसके अगेंस्ट मुझे इम्यूनिटी नहीं मिलेगी, क्योंकि ये स्पेसिफिक है। जहां का बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया आपको एक्सपोज होगा, जिस बैक्टीरिया से आपकी बॉडी एक्सपोज होगी, जिस वायरस से आपकी बॉडी एक्सपोज होगी, वो आपको डेवलप करेगी, वो इम्यूनिटी आपकी खुद की डेवलप होगी। ये यूनिक है, स्पेसिफिक है। मेरी स्पेसिफिक इम्यूनिटी और आपकी स्पेसिफिक इम्यूनिटी सेम नहीं हो सकती, क्योंकि मैंने बचपन से जिस कंडीशन में रहा है, मैंने बचपन से जिस कंडीशन में मेरी बॉडी एक्सपोज हुई है फॉरेन चीजों से, वैसा आपकी बॉडी में नहीं हुआ है। मुझे समझ में आ रहा है? ये इम्यूनिटी बदलते रहती है, वक्त के हिसाब से बदलती है, इसलिए ये एडेप्टिव है। आप बदल सकती है, ये इम्यूनिटी बदलती है। अगर कोई एक जगह से दूसरे जगह पे ट्रांसफर होता है, तो नई जगह पे जो भी बैक्टीरिया या पैथोजन होंगे, उसके हिसाब से ये इम्यूनिटी अपने आप में बदलाव लाती है, इसलिए हम इसको एडेप्टिव बोलते हैं। सो मैं डेफिनेशन इंक्लूड कर देता हूं। इट इज एक्वायर्ड आफ्टर बर्थ। ये आफ्टर बर्थ एक्वायर किया जाता है, पहली चीज। इट इज एक्वायर्ड आफ्टर बर्थ। यस सर। It is a unique type of immunity. It is a unique types of immunity. ये एक unique type of immunity है, unique type of immunity. It change with time. Wow. It always change with time. ये टाइम के हिसाब से बदलती है। वाओ, समझ में आ रहा है? तो ये सारे पॉइंट है इनेट के, और ये तीनों पॉइंट है एक्वायर्ड के। पक्का? तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी हम अगले लेक्चर में सीखेंगे। आज के लेक्चर में हम फोकस करने वाले इनेट इम्यूनिटी के बारे में। तो चलो बढ़ते हैं इनेट इम्यूनिटी के, कैसे हमको इनेट इम्यूनिटी मिलती है। यस सर। तो इनेट इम्यूनिटी के अलग अलग रास्ते होते हैं। इसका पहला रास्ता होता है जिसको हम हमेशा बोलते हैं एक्वायर्ड इनेट इम्यूनिटी का पहला रास्ता होता है जिसको हम लोग हमेशा बोलते हैं फिजिकल बैरियर। क्या होता है इसका पहला रास्ता? फिजिकल बैरियर। तो इट इज नथिंग बट दी फिजिकल बैरियर। बैरियर का मतलब होता है रुकावट। देन देयर इज अ बी टाइप। फिजिकल के बाद आता है फिजियोलॉजिकल बैरियर। फिजियोलॉजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर, देन देयर इज अ सेलुलर बैरियर। सेलुलर बैरियर। देन देयर इज अ सेलुलर बैरियर के बाद देयर इज अ साइटोकाइन बैरियर। साइटोकाइन केमिकल्स होते हैं, मतलब इम्यून सिस्टम के हार्मोन्स होते हैं या इम्यून सिस्टम के केमिकल होते हैं, ये सिग्नल देते हैं, तो इसको हम बोलते हैं साइटोकाइन बैरियर। तो लेडीज जेंटलमैन, ये 4 टाइप होते हैं जिनके बारे में हमको सीखना है प्रेजेंट लेक्चर में। तो हम सबसे पहले टाइटल लिखते हैं स्मॉल ए, विच इज ये इतना हमारा सिलेबस है, इतनी चीजों को हमको सीखना है। और हम जाने हैं इस समय फिजिकल बैरियर के बारे में बात करनी। वी गोना टॉक अबाउट द फिजिकल बैरियर्स। हम फिजिकल बैरियर्स के बारे में बात कर रहे हैं। पक्का है? तो चलो, फिजिकल बैरियर का मतलब क्या होता है? देखिए, अगर फिजिकल बैरियर का मतलब क्या होता है? बैरियर का मतलब होता है रुकावट। यस, अगर किसी भी पैथोजन को आपके बॉडी में आना है, तो उसके लिए क्या रुकावट है? फिजिकल फॉर्म में, फिजिकल स्ट्रक्चर, हमारे बॉडी का फिजिकल स्ट्रक्चर ऐसा है कि कोई भी पैथोजन नहीं आ सकता है। कैसे? आपके पास स्किन है। फिजिकल बैरियर में जो सबसे पहला पॉइंट आता है, दैट इज नथिंग बट दी हमारा स्किन, अवर स्किन। ठीक है? आपने इंसान की स्किन के बारे में समझा ही होगा। इंसान का जो स्किन होता है, वो जो स्किन होता है, इस स्किन में देयर इज ऑलवेज गोइंग टू बी कैराटिनाइज्ड स्किन है। हम लोगों का जो स्किन है वो कैराटिनाइज्ड स्किन, इट इज अ कैराटिनाइज्ड स्किन। ये कैराटिनाइज्ड स्किन है। क्या होता है ये कैराटिनाइज्ड स्किन? हमारे स्किन के ऊपर कैराटिन है।
केराटिन को कौन डाइजेस्ट कर सकता है? कोई बैक्टीरिया डाइजेस्ट नहीं करता है। नन बैक्टीरिया, नन ऑफ बैक्टीरिया कैन डाइजेस्ट केराटिन। कोई भी बैक्टीरिया डाइजेस्ट नहीं कर सकता, लेकिन फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। फंगाई कैन, फंगाई, रिंग वॉर्म एक नाम की बीमारी है जो इसी चैप्टर में है, हम सीखेंगे उसके बारे में। तो फंगाई कैन डैमेज केराटिन, और इसलिए वो हमारे स्किन को भी डैमेज कर सकता है, क्योंकि हमारा स्किन केराटिनाइज्ड होता है। कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि फिजिकल बैरियर वो रुकावट है जो किसी पैथोजन को आने ही नहीं देती है। समझ में आया आपको? सो फिजिकल बैरियर ऑलवेज प्रिवेंट एंट्री ऑफ पैथोजन। यस सर, प्रिवेंट एंट्री ऑफ बैक्टीरिया और वायरसेस। बैक्टीरिया और वायरसेस की एंट्री को ही ये रोक देता है। यस सर। तो हमारा जो स्किन होता है, अब स्किन जो होता है वो स्ट्रैटम कॉर्नियम से बना होता है। किससे बना होता है? इट इज मेड अप ऑफ स्ट्रैटम कॉर्नियम। जो टॉप का लेयर होता है स्किन को, उसको हम बोलते हैं स्ट्रैटम कॉर्नियम। स्ट्रैटम का मतलब होता है लेयर। स्ट्राटा वर्ड जब भी बायोलॉजी में आएगा, इसका मतलब देखो लेयर कहलाएगा। स्ट्रैटम कॉर्नियम है ना, स्ट्रैटम कॉर्नियम बोलते हैं हम इसको। 100%, आई थिंक दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी क्लियर, है ना। तो स्ट्रैटम कॉर्नियम जो है वो केराटिनाइज्ड स्किन है। नन ऑफ द बैक्टीरिया एंड वायरसेस कैन डैमेज, मतलब वो आ नहीं सकते हैं, और जो फंगा है वो उसको डैमेज कर सकता है। तो ऑब्वियसली फंगा इस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए एक्सेप्शन है। तो स्किन एंट्री रोकता है, यस, स्किन रोकता है। मेरा स्किन रोकता है कि आपका स्किन रोकता है? तो सभी का स्किन रोकता है, इसलिए ये एक नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ इम्यूनिटी है। पक्का? तो ये पहली बात थी। अब हम दूसरे पार्ट के बारे में बात करने जा रहे हैं। अगला जो पॉइंट है इस पर्टिकुलर फिजिकल बैरियर में, रुकावट, फिजिकल बैरियर मतलब फिजिकल रुकावट है, वो है म्यूकस मेम्ब्रेन। आप अच्छे से समझते हैं हमारे बॉडी में म्यूकस मेम्ब्रेन है, म्यूकस मेम्ब्रेन है। अब ये म्यूकस मेम्ब्रेन हमारे बॉडी में कहाँ है, आप सभी को पता होना चाहिए। हम म्यूकस मेम्ब्रेन का मतलब होता है ऐसा मेम्ब्रेन जिसमें गॉबलेट सेल है या म्यूकस सेल्स है, और वो म्यूकस प्रोड्यूस करते हैं। ये जो म्यूकस मेम्ब्रेन होता है ये हमारे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम में प्रेजेंट होता है, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में प्रेजेंट होता है, और हमारे यूरिनोजेनिटल सिस्टम में भी, ये यूरिनरी सिस्टम में भी प्रेजेंट होता है। ये जो म्यूकस मेम्ब्रेन है ये हमारे प्रेजेंट है कहाँ पे? रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम में प्रेजेंट है, जहाँ पे हम सांस लेते हैं, ट्रैकिया है। यस सर। देन देयर इज अ गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम, गैस्ट्रो intestinal system, and there is a urinogenital system, urinogenital system। ठीक है, आपको ये समझा? रेस्पिरेटरी सिस्टम है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं। यूरिनोजेनिटल सिस्टम का मतलब होता है यूरिनरी एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यहाँ पे भी म्यूकस पाया जाता है। अब सवाल ये उठता है कि म्यूकस मेम्ब्रेन यहाँ पे क्यों पाया जाता है, और म्यूकस मेम्ब्रेन में म्यूकस सेल्स होते हैं। म्यूकस, या हम इस सेल्स को गॉबलेट सेल्स भी बोलते हैं। ठीक है, और ये ऑलवेज सिक्रीट करेगा क्या? इट इज ऑलवेज गोइंग टू सिक्रीट, ये हमेशा, ये जो सेल है ये हमेशा क्या सिक्रीट करेगा? इट इज गोइंग टू सिक्रीट म्यूकस, ये म्यूकस सिक्रीट करेगा। अब ये जो म्यूकस जो यहाँ पे सिक्रीट हुआ है उसका काम क्या रहेगा? म्यूकस एक पॉलीसेक्राइड स्ट्रक्चर है। यस सर, इज दैट क्लियर? पॉलीसेक्राइड प्रोटीनियस स्ट्रक्चर है। म्यूकस क्या करेगा? तो म्यूकस का काम होगा, इट विल इमोबिलाइज द बैक्टीरिया एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये इमोबिलाइज करता है, इमोबिलाइज, इमोबिलाइज
बैक्टीरिया एंड डस्ट पार्टिकल्स। ये डस्ट पार्टिकल को ये क्या करता है, म्यूकस क्या करता है, इमोबिलाइज करता है। इमोबिलाइज करने का मतलब क्या होता है? इमोबिलाइज करने का मतलब होता है उसकी पोजीशन को फिक्स कर देना। देखिए, अगर कोई बैक्टीरिया या वायरस आपके थ्रोट में आया और वो थ्रोट में जो म्यूकस है उसको आगे उसका मूवमेंट बंद कर दिया है, उसको मूव होने नहीं दे रहा है, तो इन्फेक्शन फैल पाएगा या नहीं फैल पाएगा? इन्फेक्शन स्प्रेड होगा या नहीं होगा? इसका सही जवाब है नहीं होगा। सो ये क्या करता है एग्जैक्टली म्यूकस मेम्ब्रेन? म्यूकस मेम्ब्रेन वो मेम्ब्रेन कहलाता है, मैंने ऐसा सुना है, म्यूकस को प्रोड्यूस कर जाता है। दुनिया पूछती है म्यूकस क्या होता है? म्यूकस चिप चिप जिग जिग चिप चिप केमिकल्स होते हैं और ये डस्ट पार्टिकल को और बैक्टीरिया को इमोबिलाइज करते हैं। और सही वक्त आने पे रेस्पिरेटरी सिस्टम में, हमारे यहाँ रेस्पिरेटरी सिस्टम में एग्जैक्टली कौन होता है? देयर इज अ सीलिया। रेस्पिरेटरी सिस्टम में देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ सीलिया। ये सीलिया बीट करेगा, क्या करेगा? बीट करेगा, है ना, ऐसे मूवमेंट करता है, सीलियरी मूवमेंट होता है इसको। देखो ये सीलियरी मूवमेंट है और ये जो सीलियरी मूवमेंट है ये बीट करेगा एंड इट विल कीप डस्ट, कीप नहीं बोलेंगे, थ्रो बोलेंगे, इट विल थ्रो डस्ट एंड MOS का मतलब होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म पार्टिकल इन फेरिंग्स। ये फेरिंग्स में थ्रो कर देगा। फेरिंग्स में आने के बाद दो ऑप्शन है, आइदर इट कैन बी इनगल्फ, या आप इसको इनगल्फ कर लेते हैं या आप इसको बाहर से निकाल देते हैं। यस सर। सो फेरिंग्स में आने के बाद ये, या तो अगर आप इसको इनगल्फ कर लेंगे तो इसकी मुलाकात स्टमक में जाके सीधा एसिड से होगी और ये जो भी बैक्टीरिया है वो डाई हो जाएगा। अगर आप इसको स्पिट कर देते हैं या आप इसको स्नीज आउट कर देते हैं या इसको बॉडी से निकाल देते हैं थ्रोट से या फेरिंग से, तो भी वैसा भी हो सकता है। सो ये जो काम है वो म्यूकस मेम्ब्रेन ही यहाँ पे परफॉर्म कर सकता है। इज दैट क्लियर? तो आई थिंक दिस पर्टिकुलर पॉइंट इज क्लियर। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। म्यूकस मेम्ब्रेन वो मेम्ब्रेन कहलाता है, रेस्पिरेटरी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल और यूरिनोजेनिटल सिस्टम में ये पाया जाता है। इसके पास म्यूकस या ग्लोबुलेट सेल्स पाया जाता है। ये म्यूकस को देखो प्रोड्यूस कर जाता है, इमोबिलाइज बैक्टीरिया इन द डस्ट पार्टिकल। रेस्पिरेटरी सिस्टम में सीलिया है, it will beat and throw out dust and microorganism particle in pharynx or pharynx से from pharynx it is eliminated out. We'll take a new page. From pharynx it is either engulf का मतलब होता है आप इसको swallow कर लेंगे, swallowed, yes sir, और या तो आप इसको engulf कर लेंगे या swallow कर लेंगे, और it is eliminated out, ये बाहर निकाल दिया जाएगा। आई थिंक दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी वेरी क्लियर। यस सर। तो चलो अब हम बात करते हैं, हमने अभी बात किया है फिजिकल बैरियर के बारे में। यस सर। तो फिजिकल बैरियर ओवर हो गया है एंड नाउ वी गोना टॉक अबाउट द फिजियोलॉजिकल बैरियर। तो चलो बच्चों बात करते हैं फिजियोलॉजिकल बैरियर के बारे में। यस सर, फिजियोलॉजिकल बैरियर के बारे में बात करते हैं। So it is nothing but the B part, and B part is called as a physiological barrier. अब ये फिजियोलॉजिकल बैरियर्स क्या होता है? यस सर। तो सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि जब हम फिजियोलॉजिकल बैरियर के बारे में बात करते हैं, तो फिजियोलॉजिकल बैरियर में तीन इंपॉर्टेंट फैक्टर्स आते हैं। सबसे पहला इसके अंदर फैक्टर्स आता है आपके बॉडी का पीएच, देन देयर इज अ टेम्परेचर, पीएच बॉडी का टेम्परेचर, एंड देयर इज अ बॉडी का सिक्रेशन,
हमारे बॉडी में अलग अलग सिक्रेशंस होते हैं, सलाइवा भी है, गैस्ट्रिक जूस भी है, बाइल जूस भी है, स्वेट एंड सेबम भी है, देयर आर सो मेनी। अभी हम वन बाय वन सभी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे होगा पीएच। हम किसका पीएच सबसे ज्यादा खतरनाक होता है? स्टमक का पीएच। क्या होता है स्टमक का पीएच? स्टमक का पीएच करीबन 1.5 से लेके 2 पीएच रहता है। एंड ये जो पीएच है 1.5 से 2, इट इज हाईली एसिडिक, इट इज हाईली एसिडिक। तो इसका फायदा क्या होता है? इसका फायदा ये होता है, ये जो एसिड होता है इट विल किल मोस्ट ऑफ द इंजेस्टेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सो इट विल किल्स मोस्ट इंजेस्टेड, जो भी आपने, इंजेक्शन का मतलब होता है सॉलिड फूड खाने को बॉडी के अंदर लेना। तो अगर आप बाहर का पानी पूरी खा लिए और उस पानी पूरी में अगर इंजेस्टेड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, ठीक है, इट किल मोस्ट इंजेस्टेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। एमओएस का मतलब होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मोस्ट ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म इससे मारे जाते हैं। लेकिन बच्चे सवाल पूछते हैं तो हम बीमारी क्यों पड़ते हैं अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म मारे जाते हैं? ध्यान से सुनिए, जब आप पानी पूरी खाते हैं तो अगर आपने इमीडिएटली पानी भी पी लिया है तो आपका जो एसिड होता है वो डाइल्यूट हो जाता है। अगर इसका पीएच 1.5 है, अगर इसमें किसी भी एसिड के ऊपर अगर आप पानी डाल देते हैं, वाटर डाल देते हैं, तो इसका पीएच 5 रह जाएगा। 5 वाला जो पीएच रहेगा वो ज्यादा इफेक्टिव नहीं रहेगा यार। डू यू अंडरस्टैंड दिस? इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आफ्टर टेकिंग योर फूड आप एटलीस्ट 45 मिनट का गैप दें, उसके बाद ही आप पानी को पिए। और वो भी इमीडिएटली बहुत ज्यादा पानी नहीं पीना है, आपको थोड़ा थोड़ा इनटेक पानी का बढ़ाते जाना है। आई थिंक दिस पर्टिकुलर पार्ट इज वेरी क्लियर। यस सर। तो स्टमक का पीएच है जो आपको प्रोटेक्शन दे सकता है। नंबर थर्ड कैटेगरी में आता है हमारे सलाइवा। यस सर, हमारे सलाइवा में आप सभी को पता है कि देयर इज अ लाइसोजाइम एंजाइम। लाइसोजाइम एंजाइम जो होता है वो हमारे टीयर्स में भी प्रेजेंट होता है, हमारे टिश्यू फ्लूइड में भी प्रेजेंट होता है। याद रखिएगा इसको। हमारे जो बॉडी में मोस्ट ऑफ द जो फ्लूइड पाए जाते हैं उसमें ये लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है। अभी जो लाइसोजाइम एंजाइम है, मैंने ऐसा सुना है, ये एक एंटी बैक्टीरियल एंजाइम है। इट इज एंटी बैक्टीरियल, इट इज एंटी बैक्टीरियल एंजाइम, है ना। इट इज एंटी बैक्टीरियल एंजाइम। मैंने ऐसा सुना है कि ये जो लाइसोजाइम है, लाइसो मतलब लाइसिस, जाइम मतलब एंजाइम, ऐसा एंजाइम जो लाइसिस करता है। अरे किसकी लाइसिस करता है? बैक्टीरिया के सेल वॉल की वाट लगाता है। बैक्टीरिया का सेल वॉल कौन से केमिकल से बना होता है? सो बैक्टीरिया का सेल वॉल इज मेड अप ऑफ केमिकल, और केमिकल का नाम है पेप्टिडोग्लाइकेन। सो इट डिस्ट्रॉय पेप्टिडोग्लाइकेन। ये पेप्टिडोग्लाइकेन को डिस्ट्रॉय करता है। पेप्टिडोग्लाइकेन ऑफ बैक्टीरियल सेल वॉल। डू यू अंडरस्टैंड? तो किसी भी गैस्ट्रिक जूस के अंदर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो सरवाइव नहीं हो पाता है। इसके अलावा और भी बॉडी फ्लूइड है जिसके अंदर कैटेगरी आती है बॉडी सिक्रीशन में, बाइल होता है। यस सर। इट डज नॉट अलाउ द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बाइल डज नॉट अलाउ ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। MOS, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ ही अलाउ नहीं करता है। इसके अलावा आपको पता ही होगा, आपके कान में देयर इज अ वैक्स कॉल्ड सेरुमिन वैक्स। यस सर। तो देयर इज अ सेरुमेन वैक्स इज गोइंग टू बी प्रेजेंट। इसको हम प्यार से ईयर वैक्स बोलते हैं, है ना। हमारे ईयर में देयर इज अ सेरुमिनस ग्लैंड जो इसको सिक्रीट करते हैं। सो देयर इज अ सेरुमिनस ग्लैंड। और ये जो वैक्स प्रोड्यूस होता है, ये जो वैक्स है, इट ट्रैप द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये क्या करता है? इट ट्रैप माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ये इमोबिलाइज कर देता है। और जैसे जैसे वक्त आएगा इसको वो बाहर भी निकाल दिया। आपको इरिटेशन फील होता है तो आप ईयरबड लेके आप
तान से ये वैक्स को निकाल सकते हो और उसी वैक्स से ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो ट्रैप हो गए हैं, इमोबिलाइज हो गए हैं, जिसको ईयर वैक्स ने रोक रखा है, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी वहां से जा सकते हैं। आई थिंक दिस पर्टिकुलर पार्ट इज वेरी क्लियर। देन देयर इज अ नेसल हेयर। आपके नाक में, क्या आपके नाक में हेयर है? यस सर। सो जो नेसल हेयर होता है वो भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेसल एयर जो होता है वो हमारी हवा को, जो भी हम सांस लेते हैं, उसको फिल्टर करता है। सो इट फिल्टर एयर, फिल्टर एयर, एयर को ये फिल्टर करता है एंड रिमूव। अब फिल्टर करेगा तो रिमूव करेगा ही, रिमूव करेगा डस्ट पार्टिकल, डस्ट पार्टिकल को। ऑब्वियसली उस डस्ट पार्टिकल में माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी हो सकते हैं, उनको भी फिल्टर कर सकता है। ऑब्वियसली ये उतना ज्यादा एक्सपर्ट नहीं है फिल्टर करने में, बट म्यूकस मेम्ब्रेन भी है तो उनको ट्रैप भी कर सकता है, एंड दिस इज हाउ इट वर्क्स। यस सर। देन 6 के बाद देयर इज 7 पॉइंट। 7 पॉइंट मैंने ऑलरेडी रिप्रोडक्शन में, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में पढ़ाया हुआ है। ये जो वजाइनल सिक्रीशंस होते हैं, वजाइनल सिक्रीशंस, यस सर। तो वजाइनल सिक्रीशन जो होते हैं, इसके अंदर भी एसिडिक एनवायरनमेंट होता है। देयर इज अ एसिडिक एनवायरनमेंट। ईवीएस का मतलब होता है एनवायरनमेंट, और एसिडिक एनवायरनमेंट ग्रोथ नहीं देता है, डिस्करेज करता है बैक्टीरिया की ग्रोथ को। सो इट डिस्करेज बैक्टीरियल ग्रोथ। इट डिस्करेज दी बैक्टीरियल ग्रोथ, ये बैक्टीरिया की ग्रोथ को डिस्करेज करता है। आप सभी को मालूम है, मैंने जब रिप्रोडक्शन पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि ये जो वजाइना का जो लेयर होता है, सबसे अंदर का जो लेयर होता है, इनर मोस्ट, इनर मोस्ट, इनर मोस्ट में जो लेयर में जो सेल्स पाए जाते हैं, ये जो सेल्स होते हैं, सेल्स, these cells store, दे स्टोर ग्लाइकोजन। ये ग्लाइकोजन को स्टोर करते हैं, और ग्लाइकोजन ऑब्वियसली यहाँ पे एनारोबिक रेस्पिरेशन करेगा, मैंने बताया था, क्योंकि वजाइना में ऑक्सीजन आने के चांसेस बहुत कम है, वहां पे कोई रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं है। सो इट विल परफॉर्म एनारोबिक, एनारोबिक रेस्पिरेशन, है ना। एनारोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म करते हैं। और कौन सा एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है? लैक्टिक एसिड। यस सर, इज दैट क्लियर? सो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होता है, लैक्टिक एसिड यहाँ पे जमा होता है, और यहाँ पे जो लैक्टिक एसिड जमा हो गया है वो एसिडिक कंडीशन देता है, एसिडिक कंडीशन। और इस एसिडिक कंडीशन में नन ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव, यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं हो पाते हैं, फंगल इन्फेक्शन हो नहीं सकता है। सो ये एक नेचुरल इम्यूनिटी है, ये यूनिवर्सली सभी ह्यूमन में पाई जाती है। यस सर। सो ऑब्वियसली इट्स अ नेचुरल इम्यूनिटी, इसको हम लोग इनेट इम्यूनिटी बोलते हैं। देन क्या आप अपने स्किन को समझ पाए हैं अब तक? नंबर 8 पॉइंट है, हमारे जो स्किन होता है उसमें 2 ग्लैंड पाए जाते हैं। एक स्वेट ग्लैंड होता है जो स्वेट प्रोड्यूस करता है, और एक सेबम ग्लैंड होता है जो सेबम, सेबम प्रोड्यूस करता है। तो जब हम हमारे स्किन के बारे में बात करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि हमने बताया आपको कि हमारे स्किन में स्वेट ग्लैंड है और सेबेसियस ग्लैंड है। जब ये दोनों ग्लैंड मिलते हैं, स्वेट ग्लैंड स्वेट प्रोड्यूस करता है, स्वेट ग्लैंड को हम लोग पसीने वाला ग्लैंड भी बोलते हैं, और ये जो सेबम ग्लैंड है इसको हम ऑयल ग्लैंड भी बोलते हैं। तो सेबम और स्वेट जब दोनों मिलते हैं, इनका कॉम्बिनेशन, तो देयर इज अ एसिडिक पीएच डेवलप होता है, और इसका जो पीएच होता है करीबन 5.5 रहता है, मतलब इट इज एसिडिक पीएच। और ऑब्वियसली इस पर्टिकुलर एसिडिक पीएच पे कोई भी बैक्टीरिया ग्रो होना नहीं चाहता। इसके अलावा ये जो एसिडिक पीएच है डज नॉट अलाउ या इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इट इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसके अलावा ये जो सेबम है जो हमने अभी बात किया हुआ है,
जस्ट नाउ आपको बताया गया कि ये जो सेबम है ये ऑयल की कोटिंग है। सेबम का मतलब होता है ऑयली कोटिंग। और जब हम किसी ऑयली कोटिंग के बारे में बात करते हैं, जब हम किसी ऑयली कोटिंग के बारे में बात करते हैं, तो ये एक पतला सा फिल्म बनाता है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को अलाउ नहीं करता है। सो इट फॉर्म थिन फिल्म which does not allow growth of microorganism. I think this particular point is very very clear now. So यहाँ पे हम ये जो टॉपिक है कॉल एज अ फिजियोलॉजिकल बैरियर, इस पर्टिकुलर टॉपिक को हम यहाँ पे कवर करते हैं। यहाँ पे हमने देखा था पीएच, बॉडी सिक्रीशन, तो यहाँ पे बाइल जो है, सलाइवा जो है, सेरुमिन है, ये सारे बॉडी सिक्रीशंस है। अब हम लोग जा रहे हैं बात करने टेम्परेचर के बारे में कि टेम्परेचर कैसे हमारे बॉडी में इम्यूनिटी लाता है या हमको माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्रोटेक्ट करके रखता है। तो चलो बच्चों, हम लोग बात करते हैं आखिरी पार्ट ऑफ फिजियोलॉजिकल बैरियर। और इस बैरियर ये जो बैरियर है इसको हम लोग बोलते हैं टेम्परेचर। क्या आपको लगता है कि टेम्परेचर एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को रोकता है? तो आपने सही समझा, यस। और हम जानने की कोशिश करते हैं टेम्परेचर कैसे एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है और टेम्परेचर कैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को प्रिवेंट करता है या रोकता है। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए, जब भी आपके बॉडी में कोई भी पैथोजन आता है, तो यहाँ पे पैथोजन आ गया है, और जब ये पैथोजन आ गया है तो ये पैथोजन जो होता है ये हमेशा टॉक्सिन्स सिक्रीट करता है। टॉक्सिन्स, ऑब्वियसली बैक्टीरिया के अंदर खुद का टॉक्सिन होता है। टॉक्सिन दो टाइप के होते हैं, एंडोटॉक्सिन एंड एक्सोटॉक्सिन। एक्सोटॉक्सिन वो खुद बाहर प्रोड्यूस करता है, और एंडोटॉक्सिन तब हमारे बॉडी, एंडोटॉक्सिन से हमारी बॉडी तब एक्सपोज होती है जब बैक्टीरिया खुद डाई होता है। आप सभी को मालूम है जो आया है वो जाएगा, तो बैक्टीरिया जब मरते हैं तो उनके अंदर का जो टॉक्सिन है वो हमारे बॉडी में ही रिलीज हो रहे हैं, क्योंकि वो हमारे बॉडी में ही डाई हो रहे हैं। इज दैट क्लियर? सो पैथोजेंस आते हैं तो टॉक्सिन्स आर गोइंग टू बी रिलीज। अब ये जो टॉक्सिन्स होता है इसमें इनमें से कुछ टॉक्सिन्स जो होते हैं दे विल स्टिमुलेट, किसको स्टिमुलेट करते हैं? दे आर गोइंग टू स्टिमुलेट आवर मैक्रोफेज, स्टिमुलेट मैक्रोफेज। मैक्रोफेज आपने शायद पढ़ा होगा, ये फेगोसाइटिक सेल्स होते हैं, ये हमारे टिश्यू में पाए जाते हैं। और जब हमने कनेक्टिव टिश्यू पढ़ाया था तो मैक्रोफेजेस का नाम वहां पे आया था, तो ये फेगोसाइटिक सेल्स है। अब जब ये जो मैक्रोफेजेस सेल स्टिमुलेट होते हैं तो दे विल सिक्रीट एंडोजीनस पायरोजेंस। क्या सिक्रीट करते हैं? दे विल सिक्रीट एंडोजीनस, एंडोजीनस मतलब खुद का, एंडोजीनस पायरोजेंस को सिक्रीट करते हैं। किसको सिक्रीट करते हैं? एंडोजीनस पायरोजेन। दिस वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिलहाल आप समझ लीजिए कि पायरोजेंस का मतलब क्या होता है? फीवर प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस। आप, मैं एक बार रिपीट करता हूँ, पायरोजन वो केमिकल कहलाता है जब भी बॉडी में आता है, हमारे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाता है, इसलिए दुनिया इसको फीवर प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस कहते हैं हम लोग। सो वी कॉल इट एज अ फीवर प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस। वी कॉल इट एज अ फीवर प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस। इसको हम फीवर प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस कहते हैं। एकदम क्लियर है? सो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। पैथोजन आया, टॉक्सिन सिक्रीट हुआ, ये स्टिमुलेट करता है मैक्रोफेज सेल को, और मैक्रोफेज सेल सिक्रीट करता है एंडोजीनस पायरोजेंस। एंडोजीनस पायरोजन सब्सटेंस प्रोड्यूस करता है। पायरोजन क्या है? एंडोजीनस क्यों बोला? क्योंकि हमारी बॉडी खुद ये बना रही है। और इसको हम पायरोजेंस क्यों बोलते हैं? पायरोजेंस का मतलब होता है फीवर प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस। अब आगे की स्टोरी देखते हैं। अब ये जो पायरोजेंस है they will enter in the blood, enter in blood, ये ब्लड में एंटर करेंगे। और जैसे ही ये ब्लड में एंटर करेंगे, जब ये ब्लड में एंटर करेंगे
तो ब्लड में एंटर करने के बाद जैसे ये ब्लड में एंटर कर लेते हैं, दे विल रीच टू ब्रेन। कहाँ पे पहुंचेंगे? रीच टू ब्रेन, हमारे ब्रेन तक पहुंचेंगे। और जब ये हमारे ब्रेन तक पहुंचेंगे तो आपको मालूम है कि हमारे ब्रेन में कौन सा हिस्सा होता है जिसको हम थर्मोस्टेट ऑफ द बॉडी बोलते हैं? गेस कीजिए। इट इज नथिंग बट द हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस को हमारे बॉडी का थर्मोस्टेट कहा जाता है। सो एज इट रीचेस टू ब्रेन, इट विल स्टिमुलेट थर्मोस्टेट। थर्मोस्टेट कौन है यहाँ पे? हु इज द थर्मोस्टेट? thermostat is nothing but the thermostat is nothing but our hypothalamus। हमारे ब्रेन में एक पार्ट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं हाइपोथैलेमस, और ये हाइपोथैलेमस की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि ये हमारे बॉडी टेम्परेचर को बढ़ाता है या कम कर देता है। सो इट स्टिमुलेट द थर्मोस्टेट दैट इज नथिंग बट द हाइपोथैलेमस। और जब ये हाइपोथैलेमस एक्टिवेट होता है तो सेट ऑफ द हायर टेम्परेचर पे ये सेट हो जाता है। सेट एट हायर टेम्परेचर। वाओ। अगर ये हायर टेम्परेचर पे सेट हो जाता है, अगर ये हायर टेम्परेचर पे सेट हो जाता है, यस सर, तो हायर टेम्परेचर में सेट होते ही, जैसे ही ये हायर टेम्परेचर पे सेट हो जाता है, आफ्टर गेटिंग सेट एट द हायर टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है। सो क्या ये अच्छी बात है या बुरी बात है? हम हमेशा आयुर्वेद में कहते हैं कि आयुर्वेद में फीवर को किंग ऑफ द डिजीज कहा जाता है, और जहां फीवर होता है वहां और कोई नहीं रह पाता है। ध्यान से सुनिए। सेट एट हायर टेम्परेचर, सो ऑब्वियसली बॉडी जो टेम्परेचर है वो इंक्रीजेस होता है। क्या होता है? इंक्रीज होता है। ठीक है। और जैसे ही बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज होता है, जैसे ही बॉडी टेम्परेचर क्या होता है? बढ़ता है, तो none of the microorganism able to survive। so none of microorganisms able to survive। यस सर, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है वो सर्वाइव नहीं हो पाता है। नन ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म एबल टू सर्वाइव। कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है वो सर्वाइव नहीं हो पाता है। और जब कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं हो पाता है तो ये हमारे लिए अच्छी बात है। लेकिन बैड न्यूज क्या है कि जब थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ा तो ये हमारे बॉडी के लिए अच्छी बात है, क्योंकि हमारे फैगोसाइटिक सेल एक्टिवेट हो जाते हैं, वो बैक्टीरिया से फाइट करते हैं। लेकिन अगर हमारा बॉडी टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है, सो हम यहाँ पे लिखते हैं इफ एक्सेस बॉडी टेम्परेचर इंक्रीजेस। जब जब बॉडी टेम्परेचर जरूरत से ज्यादा बढ़ जाता है, सो इट इज नॉट गुड फॉर बॉडी। नॉट गुड फॉर बॉडी। क्यों? अगर बॉडी टेम्परेचर ज्यादा बढ़ जाएगा तो हमारे बॉडी के जितने भी एंजाइम्स हैं, जितने भी प्रोटीन है, वो काम करना बंद कर देंगे, क्योंकि हमारे बॉडी के प्रोटीन को एक डेफिनेट टेम्परेचर और पीएच पे काम करने की हैबिट है, और वो चीज डिस्टर्ब हो जाएगी फाइनली। यस सर। सो फाइनली अगर बुखार को कम करना है तो क्या करते हैं हम? एंटी पायरेटिक एजेंट हम देते हैं। क्या देते हैं हम इसको? एंटी पायरेटिक एजेंट देते हैं। एंटी पायरेटिक एजेंट मतलब ऐसे केमिकल्स जो बुखार को कम करते हैं, जैसे पैरासिटामोल फीवर को कम करता है, तो हम ये देना चालू करते हैं। मैं इस पूरे प्रोसेस को एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे बॉडी में पैथोजन आएगा वो टॉक्सिन सिक्रीट करेगा, ये टॉक्सिन स्टिमुलेट करेगा हमारे मैक्रोफेज सेल को। दिस पर्टिकुलर सेल इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैक्रोफेज सेल एक्टिवेट हो जाएंगे। जैसे मैक्रोफेज सेल एक्टिवेट होंगे, दे विल सिक्रीट एंडोजीनस फैक्टर, और वो एंडोजीनस पायरोजेंस हैं, दैट इज नथिंग बट द फीवर प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस।
फीवर प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस ब्लड में आएगा, ब्लड से घूमते हुए ब्रेन पे आएगा, ब्रेन में ये वर्क करेगा हाइपोथैलेमस पे। अगेन दिस पर्टिकुलर हाइपोथैलेमस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। हाइपोथैलेमस में आते ही ये सेट द हायर टेम्परेचर पे ये सेट कर देगा, बॉडी टेम्परेचर जो हो जाएगी बढ़ जाएगी, एंड नन ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म एबल टू सर्वाइव एट हाई टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ा तो बॉडी के लिए अच्छी बात, लेकिन बहुत ज्यादा बढ़ा तो बॉडी के लिए बुरी बात, और इसलिए हमको यूज करना है एंटी पायरेटिंग एजेंट। यस सर, एंटी पायरेटिंग एजेंट हमको यूज करना है, और ये एंटी पायरेटिक एजेंट जो है वो हमारे बॉडी टेम्परेचर को कम करते हैं, जैसे पैरासिटामोल है। सो आई थिंक ऑल दिस पार्ट्स आर वेरी क्लियर। तो यहाँ पे आज हम लोग यहीं तक पढ़ते हैं। दैट इज आज हमने सीखा हुआ है फिजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर। हम अगले वीडियो में बात करेंगे सेलुलर बैरियर और साइटोकाइन बैरियर के बारे में। यस सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।